हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रयास व भूल सिद्धांत पढ़ा था कि वो सिद्धांत क्या था और किसने किया था। अब आज हम पढ़ेंगे प्रयास व भूल सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। पूरे मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, सिर्फ इनके हेडिंग्स लिखे हैं। तो सबसे पहला है लक्ष्यों का निर्धारण करना, सेटिंग ऑफ गोल्स। सबसे पहले बात आती है कि हमारी लाइफ में कोई भी गोल होना चाहिए जिसके लिए हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ गोल्स सेट करते हैं जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं और लर्निंग करते हैं। इसलिए टीचर्स को स्टूडेंट्स के लिए निर्धारित करना ज़रूरी है इन लक्ष्यों का। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। अब सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ गया कि बच्चों में लक्ष्य को सेट करना। टीचर्स जो होते हैं उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि हमने बच्चों को, उनके दिमाग में ये चीज़ बिठानी है कि उनकी लाइफ में कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। लेकिन जब गोल उनकी लाइफ में सेट हो जाता है तो उसको पाने के लिए भी उनको प्रेरित करना पड़ता है। तो इस सिद्धांत में जो लर्निंग होती है वो मोटिवेशन पर ही डिपेंड होती है सबसे ज़्यादा। और अध्यापक को क्या होता है इसमें, अध्यापक को पाठ पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जैसे जिन भी बच्चों ने बीएड या डीएलएड की है या फिर जेबीटी की है या जो भी उन्होंने एक एजुकेशनल कोर्स किया है बेसिक, उनको पता है कि जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, एक रूपरेखा सी देते हैं चैप्टर की कि इस चैप्टर में हम ऐसे पढ़ेंगे, और उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करके उनको मोटिवेट भी करते हैं कि वो चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। तो वही होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, स्टूडेंट्स को प्रेरित करना होता है। अध्यापक स्टूडेंट्स को प्राकृतिक और कृत्रिम विधियों से अभिप्रेरित करता है। प्राकृतिक विधियां होती हैं आपकी जो नेचुरल एक टीचर के अंदर जो भी इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो, और कृत्रिम विधियां होती हैं जो हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बना के लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम फ्लैश कार्ड बना के लेके जा रहे हैं या कोई भी टीएलएम यूज़ कर रहे हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो हमारी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो टीचर होता है वो बच्चे को इनाम भी देता है, दंड भी देता है, अच्छा वातावरण भी देता है, फिर उसके गोल को सेट करने में भी उसकी हेल्प करता है। इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके जो विद्यार्थी होते हैं उनको सीखने में मोटिवेट करते हैं टीचर्स। ठीक है, अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो लर्निंग होती है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसका मतलब हुआ कि एक स्लोली चलने वाली प्रोसेस है और ये धीरे धीरे चलती है। ठीक है, शीघ्रता से सीखने के लिए स्टूडेंट्स पे हम कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हो कि जब तक हमें, अगर आप मैथ्स सीख रहे हो तो आपको डायरेक्ट उसके सम्स नहीं आ जाएंगे। जो बड़े बड़े डिजिट्स आते हैं, बड़ी बड़ी नंबर्स होते हैं, उनके प्लस माइनस या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो नहीं आएंगे जब तक कि आपको डिजिट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या सिखाते हैं, डिजिट्स सिखाते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 4 है, ये 6 है। राइट, तो ये एक लर्निंग जो होती है एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। सरल से कठिन, इजी टू डिफिकल्ट। और ये इजी टू डिफिकल्ट सेम एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि जो 0 1 2 3 है, जब तक हम 0 1 2 3 नहीं सीखेंगे तब तक हम 11 12 13 नहीं समझ सकते हैं। और 114 116 1014 1 लाख 14 1 करोड़ 14, ये सारी चीज़ें हम तभी सीख सकते हैं जब हमें 1 2 3 का नॉलेज होगा। और अभ्यास पर बल, अभ्यास पर बल भी सेम आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से हमें वो चीज़ें समझ आएंगी। जैसे कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट में ऊपर पढ़ा था कि जो बिल्ली थी वो बार बार लीवर प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और उसको, मतलब वो प्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको पता नहीं था। लेकिन जब 100 बार उसके साथ वो सेम एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसको लास्ट में उसके जो लीवर खोलने का टाइम था वो टाइम और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइम था उसमें बहुत फ़र्क था। तो इट मीन्स कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी परफेक्शन बढ़ेगी किसी भी काम को करने के लिए। मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है ये क्यों, क्योंकि विशेष रूप से उन्हीं के लिए ये शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम इसको मान सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो
लर्निंग होती है वो स्लो प्रोसेस होती है, और जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको सीखने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आगे आता है धनात्मक दृष्टि विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर मान लीजिए कहीं असफल भी हो जाता है तो उसके माइंड में पॉजिटिविटी रखनी होती है, उसके अंदर हीन भावनाएं उत्पन्न नहीं करनी होती हैं, और ये भी टीचर का ही काम होता है कि बच्चे को किस तरह से उन्होंने सीख दी है, सिखाया है। नेक्स्ट है अच्छी आदतें विकसित करना और कौशल विकास करना। अच्छी आदतें विकसित करने का मतलब है कि जब बच्चा क्लास में आता है या टीचर क्लास में आते हैं, कोई आउटसाइडर अगर कोई एल्डर क्लास में आते हैं तो किस तरह से उनको ग्रीट करना है, या फिर आपने घर पे किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें एक टीचर सिखाता है बच्चे को। तो जितने भी स्टूडेंट्स के अंदर धैर्य, परिश्रम, ये सारे गुण होते हैं, इनका विकास भी भूल व प्रयास के सिद्धांत के अंडर ही होता है। आगे आता है स्वयं अधिगम, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्वयं अधिगम का है इसमें कि आप खुद करके सीखते हो। आप बार बार अगर प्रयास करोगे, खुद सीखोगे, कोई भी काम खुद करते रहोगे, तो लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको स्वयं ही एहसास हो जाएगा कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, अगर आप खाना बना रहे हो और आप खाना बनाते बनाते थक गए, आप बैठ गए, ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर से बनाना शुरू किया, आपकी रोटी गोल नहीं बन रही है, आप फिर से बैठ गए, लेकिन जब आप तीसरी बार ट्राई करोगे तो गोल तो भले ही ना बने, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको लास्ट में कभी ना कभी ऐसा फील हो जाएगा कि आपकी रोटी गोल बन गई है। इट मीन्स कि आपने खुद स्वयं अधिगम किया और फिर काम करके ही सीखा। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग, ये यही हमें कन्वे करता है, ठीक है। अब जितनी हमारे पास जितनी भी थ्योरीज आगे भी आएंगी उनकी आलोचना भी होती है। आलोचना का मतलब है कि अगर कोई चीज़ सही है तो उसके पक्ष में कोई चीज़ें बोली जा रही हैं, तो उसके विपक्ष में भी चीज़ें बोली जाती हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरीज। तो इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट आता है व्यर्थ के प्रयत्नों पर अधिक बल। इसमें क्या होता है कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने अपने सिद्धांत में फालतू के जो प्रयास थे उन पर ज़्यादा बल दिया है। व्यर्थ के प्रयत्नों के कारण सीखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमने अभी पढ़ा है कि जो बिल्ली थी उसके साथ 100 एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो उसके लिए 5 डेज लगे, ठीक है। तो हो सकता है उन 5 डेज में वो कुछ और काम भी कर सकते थे प्रोडक्टिव। तो और एग्जाम्पल ये हमने सिर्फ बिल्ली का ही लिया, बाकी अगर हम ऐसा कोई काम अपनी लाइफ में चूज़ कर लेते हैं, सपोज हम लोग जो हम नहीं कर सकते हैं, अब हम टीचिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम इंजीनियरिंग करने बैठ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हर एक इंसान ऐसा नहीं होता कि वो सारी चीज़ें परफेक्शन के साथ कर सके, तो वो हमारा टाइम वेस्ट हुआ। अगर हम अपनी ही फील्ड में अच्छे से कुछ लर्न करेंगे, कोई चीज़ करेंगे, तो आगे वो हमारे काम आएगी। नेक्स्ट आता है विवरणात्मक। ये जो हमारे पास थ्योरी है ये विवरणात्मक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो इंसान है वो किस तरह से सीखते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत है इस फैक्ट पर ये कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं करता कि जो हम लोग हैं वो सीखते कैसे हैं, ठीक है। किस तरह से सीखते हैं वो तो हमें पता चल जाता है कि इस तरह से सीखते हैं, लेकिन जो उसका एक्चुअल मैकेनिज्म है वो इसमें समझ नहीं आता है, तो इस वजह से भी इसकी आलोचना की गई। नेक्स्ट है मैकेनिकल, यांत्रिक, यानी कि ये जो क्रिया है ना ये यांत्रिक क्रिया है, और इसमें क्या होता है मानसिक क्रियाओं को महत्व नहीं दिया जाता, राइट। जबकि मानसिक क्रियाओं के बिना सीखना संभव ही नहीं है। मतलब इसमें ज़्यादातर हम आउटसाइड के टूल्स यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे जो माइंड गेम्स होती हैं या फिर जो हमारे माइंड के रिएक्शंस होते हैं उनके कंपैरिजन में जो आउटसाइड कोई भी चीज़ें हमें यूज़ करते हैं वो सारी होती हैं इसमें, ठीक है। आगे आता है रटने पर अधिक बल। रटने पर अधिक बल का मतलब जैसे बिल्ली को पता चल गया कि अब ये चीज़ मैंने दबा के बाहर निकलना है, तो वो डायरेक्ट, भले ही उसने शुरू में बहुत प्रयास किया होगा लेकिन लास्ट में उसको पता चल गया, चाहे उसको कुछ खोज करके मिला या फिर उसको गलती से मिला, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से मिला है। तो एक तरह से रटने की ही प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और लास्ट में क्या था कि जो कोहलर थे उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की थी, कोहलर ने की थी इनके सिद्धांत की आलोचना। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनमें अंतर्दृष्टि को कोई महत्व नहीं दिया जाता, जबकि अंतर्दृष्टि के बिना सीखना संभव नहीं होता है, ठीक है।
जो इनसाइट थ्योरीज दी गई हैं, जो कोलर कोफा ने दी हैं थ्योरी, उनके हिसाब से बिना हमारे इनसाइट्स के द्वारा हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन इसमें इनसाइट्स का कोई काम ही नहीं था, तो उन्होंने इस थ्योरी की सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है। ठीक है, और अलग अलग चीज़ों की आलोचनाओं के बाद भी थॉर्नडाइक का ये वाला जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत काम का सिद्ध हुआ है और इसको अभी तक लोग यूज़ करते हैं। और जितने भी हमारे अधिगम की जो बेसिक थ्योरीज हैं, उनमें ये सबसे बेस्ट थ्योरी मानी गई है और अभी तक ये हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में सक्षम रही है। और इस सिद्धांत में जो भी हमें प्रयास पर बहुत सारे जितना भी हमें इसमें सिखाया गया, उसमें एक चीज़ हमने सीखी कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन हमें हमारे काम में दिखाई देगी। अब एक लास्ट में हम बात ये समझ सकते हैं कि ये सिद्धांत शिक्षा के साथ साथ हमारे जितने भी अदर फील्ड्स होते हैं उनमें भी ये उपयोगी साबित होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लेंथी नहीं है ये, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ भी आ जाएगा। और अब हम कल से नेक्स्ट अधिगम के नियम करेंगे, जो प्राथमिक और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी नियम्स हैं वो करेंगे। बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।